हाँ बच्चों, देखिए लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, उससे और आगे के टॉपिक को हम करेंगे। ठीक है, ये तो खैर एप्लीकेशन की बात थी। हम क्लास में जब इस चैप्टर को एंड करेंगे, एप्लीकेशन पे प्रॉपर एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन पे बेस क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, हर साल आते हैं। पर हम लास्ट क्लास में यहाँ पे थे, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में थे। ठीक है जी, यहाँ पे थे हम। वर्नर थ्योरी हमने करी थी। और अगर आपने लास्ट ईयर 2025 जेई का पेपर देखा हो तो वर्नर थ्योरी पे हर शिफ्ट में क्वेश्चन था, हर शिफ्ट में क्वेश्चन था वर्नर थ्योरी के ऊपर। वो भी डिस्कस कर देंगे क्या क्वेश्चन थे, पर पहले हम टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि इस क्लास से पहले मेरे सीबीएसई के लेक्चर देख के यहाँ आना, डायरेक्ट इस चक्कर में मत रहना कि ये सीधा कर लेंगे, हमारी होगी एंट्रेंस की तैयारी। 90% है, ये 10% है सिर्फ। इधर देखिए, ये वो लिगेंड्स की बात कर रहा है। लिगेंड्स के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है। मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो मेटल हो गया लुईस एसिड। लिगेंड लोन पेयर डोनर होता है, वो होगा लुईस बेस। तो ये भी ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ये सारी बात हमने कर ली। चिलेशन, चिलेशन कौन करेगा? जो पॉलीडेंटेट होगा, जिसकी डेंटिसिटी एक से ज़्यादा होगी वो चिलेशन करेगा। एम्बीडेंटेट आप जानते हैं, जैसे NO2 माइनस, SCN माइनस, ये एम्बीडेंटेट होते हैं। SCN माइनस में S डोनर है तो थायोसाइनेटो S, नाइट्रोजन डोनर है तो थायोसाइनेटो N। ये सारी बातें हमने करी हुई हैं। इधर आ जी, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, ध्यान से समझना। कोऑर्डिनेशन नंबर को लेके, कोऑर्डिनेशन नंबर में एक कंसेप्ट होता है कि मेटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, पर वहाँ पे एक बार ये क्वेश्चन आया कि कोऑर्डिनेशन नंबर से बारे में क्वेश्चन था, तो उसमें एक ये था कि मेटल लिगेंड के साथ कितने सिग्मा और पाई बनाता है वो कोऑर्डिनेशन है, या कितने पाई बनाता है वो कोऑर्डिनेशन है, या कितने सिग्मा पाई दोनों बनाता है वो कोऑर्डिनेशन है। तो आंसर था मेटल कितने सिग्मा बनाता है वो कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें पाई बॉन्ड इंक्लूड नहीं होते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बैक बॉन्डिंग करके पाई बॉन्ड बना लेता है, तो उसको नहीं इंक्लूड करना। तो इथिलीन एक होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे सॉल्ट में बनाता है वो, तो पाई डेंसिटी ट्रांसफर करता है, उसको कंसिडर नहीं करना। तो सिर्फ कौन से बॉन्ड को लेना होता है हमें कोऑर्डिनेशन नंबर में? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को, पाई बॉन्ड्स को नहीं लेना आपने, वो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर देंगे। अब जैसे इसमें अगर डेंटिसिटी पता है तो आपको याद रहेगा, जैसे EN एक टाइम पे 2 बनाता है, तो 2 EN है तो 4 बना रहे होंगे, 3 EN है तो वो 6 बना रहे होंगे। अब जैसे डाई-ईन है, डाई इथिलीन ट्राईएमीन, तो डाई इथिलीन ट्राईएमीन 3 डोनर आइटम होते हैं उसके अंदर। तो अगर वो एक अकेला लगा हुआ है तो 3 बॉन्ड बनाएगा, अगर 2 आगे हैं वो तो 6 बना लेगा। वो अकेला एक EDTA आ गया है तो अकेला ही 6 बना लेगा। देखो यहीं पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा है, वो क्या होता है देखो यहाँ पे वो NCERT वाला साफ कह रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट the coordination number of the central metal ion is determined by the number of sigma bond formed by the ligand with the central atom. Pi bond if formed between the ligand and the central atom are not counted for this purpose. अब ये लाइन NCERT में लिखी हुई है। अब ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो इसीलिए हम इसी क्लास की इंपॉर्टेंस यही मानते हैं कि हम छोटी छोटी बारीकी की बात कर लें जो नॉर्मली वहाँ नहीं कर पाते हैं। याद रहेंगी बातें? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, ये सारे आप जानते हैं। पॉलीहेड्रन का मतलब शेप ही होती है उसकी। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ये 2025 में भी आया है, होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक के ऊपर क्वेश्चन जेई में चेक कर रहा था मैं भी। तो होमोलेप्टिक वो होते हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स हो, हेटेरोलेप्टिक होते हैं जिसमें लिगेंड एक से ज्यादा हो जाए। अब इधर आ जाइए, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर पे नॉर्मली इतने क्वेश्चंस नहीं आते, नेमिंग आती है, नेमिंग में ऑक्सीडेशन नंबर तो यूज़ होता ही होता है। तो आप 2025-24 का क्वेश्चन उठा के देख लो, नेमिंग पे क्वेश्चन है। नेमिंग को हल्के से मत लेना, क्योंकि इस चैप्टर की जब बच्चा तैयारी करके जेई नीट में जाता है तो नेमिंग छोड़ जाता है,
उल्टा नेमिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपको इनडायरेक्ट आते हैं, मतलब नेम दिया होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, आइसोमरिज्म पूछ लेगा, नेम से पूछ लेगा, तो नेम से स्ट्रक्चर आएगा तभी तो आप आइसोमरिज्म का क्वेश्चन करोगे। पर यहां पर एक क्वेश्चन है जो बहुत फेवरेट होता है, मैं आपको बताता हूं क्या वो क्वेश्चन है। देखो इस कॉम्प्लेक्स को आप समझिए, पहले तो इस कॉम्प्लेक्स को रट लो, उसका कारण बताता हूं। ये वो कॉम्प्लेक्स है जो ब्राउन रिंग टेस्ट में बनता है। आप जब सॉल्ट एनालिसिस में नाइट्रेट का टेस्ट करते हो, नाइट्रेट का टेस्ट करते हो, तो उसमें एक टेस्ट होता है ब्राउन रिंग टेस्ट, जिसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, पानी डालते हैं, तो सॉल्ट का क्या बन जाता है, एक्वस सॉल्यूशन। उसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालते हैं। आफ्टर एडिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट वी ऐड सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज स्लाइटली अलोंग द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो इसके लिए हमें टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ता है ऐसे, तो ये टिल्ट करके, अब इसके अंदर क्या है, एक्वा सॉल्यूशन प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, तो हम टिल्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं स्लाइटली अलोंग द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो जहां पे जंक्शन होता है वहां पे ब्राउन रिंग बनती है, इसको ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट कहते हैं। तो टेस्ट आपको समझ में आ गया, ब्राउन रिंग टेस्ट। टेस्ट ट्यूब को टिल्ट कर लेना ऐसे, टेस्ट ट्यूब के अंदर सल्फ्यूरिक डालोगे तो रिंग तो बन जाती है पर इतनी अच्छी नहीं बनती है, थोड़ा टिल्ट कर लेना, टिल्ट करके ड्रॉप वाइज, ड्रॉपर से, बच्चे क्या करते हैं बोतल से डालने लगते हैं, अपने को लेजेंड समझते हैं बच्चे, अरे बोतल से नहीं ड्रॉपर से करना है, ड्रॉपर की ड्रॉप को एक एक करके डालेगा बच्चा तो टेस्ट ट्यूब हिलेगी नहीं, ठीक है ना, और हाथ पे भी नहीं गिरेगा बच्चे के केमिकल। तो जैसे ही ड्रॉपर से बच्चा ड्रॉप डालेगा सल्फ्यूरिक एसिड वॉल से चिपकता हुआ जाएगा, जैसे ही मिलेगा ब्राउन रिंग बनती है एट द जंक्शन ऑफ टू सब्सटेंस। आपको क्वेश्चन क्या आएगा, सीधा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉर्मूला इज फॉर द ब्राउन रिंग फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। सबसे पहले तो ये रट लो, कोई ऑप्शन ही नहीं है, डायरेक्ट आएगा कि ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन आपके सॉल्ट एनालिसिस में से आता है, प्रैक्टिकल में से आता है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए प्रैक्टिकल में से, कौन रोक सकता है इसको। पहले तो ये रटो। दूसरा क्वेश्चन जो ज़्यादा आया, वो आता है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आपको याद होगा जब मैं आपको लिगेंड्स की क्लास ले रहा था, लिगेंड्स की जब क्लास ले रहा था तो मैंने कहा था लिगेंड्स या तो नेगेटिव होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, याद होगा आपको। नेगेटिव की लिस्ट हमने करी हुई है, इनके नाम किस पे खत्म होते थे, ओ पे, नाइट्रेटो एन, नाइट्राइटो ओ, नाइट्रेटो, सल्फेटो, ऑक्सलेटो, ओ पे खत्म होते थे। न्यूट्रल में कोई रूल ही नहीं होता, एक्वा, एमीन, डबल एम वाला, मिथाइल एमीन, ये न्यूट्रल होते हैं, मिथाइल एमीन सॉरी। एक ये भी होता है ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ट्राइफिनाइल, अभी कराता हूं इसके ऊपर क्वेश्चन। ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ये मोनोडेंटेट ही होता है, पी एक ही डोनर एटम है ना इसके अंदर। आपको पता है साल 2025 में या 24 में जेई ने क्या क्वेश्चन पूछा, उसने ट्राइफिनाइल फोस्फीन की जगह ये कर दिया, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल फोस्फीन। क्या दिक्कत है, ये ट्राई मिथाइल फोस्फीन हो जाएगा, नेमिंग थी उसमें ये लिगेंड था। पर एक बात आप याद रखना बच्चों, जिस भी लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा आता है उससे पहले फिर बिस ट्रिस टेट्रा केस आता है। तो अब अगर ये वाला लिगेंड ऐसे दे दिया है, ये ऐसे दे दिया है, तो अब आप इसको ये नहीं कह सकते डाई ट्राइफिनाइल फोस्फीन, अब इसको बोलेंगे बिस ब्रैकेट के अंदर ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ट्राई मिथाइल फोस्फीन सॉरी, इसको बोलेंगे। अगर मान लो ये आपको 3 दे दिए, 3, तो आप बोलोगे ट्रिस ब्रैकेट के अंदर ट्राइफिनाइल फोस्फीन। ठीक है बच्चों, इधर आ जाओ।
लिगेंड में एक लिगेंड पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं बच्चों। जैसे NO जो है ये न्यूट्रल भी होता है, ये पॉजिटिव भी होता है, और ज्यादातर पॉजिटिव लिगेंड के पीछे EM लगता है, तो इसका नाम नाइट्रोसोनियम हो गया, नाइट्रोसोनियम। जैसे ये हाइड्राजीन है, दिस इज हाइड्राजीन, पर अगर ये हाइड्राजीन का H+ बन जाए, अब ये बन जाता है हाइड्राजीनियम। समझ में आ गया? पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं। अब इसके अंदर खास बात क्या है? नॉर्मली बच्चा ये सोचता है कि NO एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो बच्चे की सोच होती है। अगर ये न्यूट्रल लिगेंड है तो सल्फेट -2 होता है, तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? इसको X मानेगा बच्चा, वाटर को 0, NO को भी 0, +2 बच्चा ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देगा। पर इस कॉम्प्लेक्स में जो NO है इज पॉजिटिव लिगेंड, NO+ है, ये पॉजिटिव लिगेंड है इसके अंदर। तो अगर ये पॉजिटिव लिगेंड है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हो जाएगी? X + 0, बताओ NO को क्या लेगा बच्चा? +1 = +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन बिकम +1। तो वो क्या करते हैं, एक ऑप्शन बनाते हैं 1, एक 2, एक 3, एक 0। तो बच्चे को लगता है कि यार आयरन 2, 3 में ही होता है, तो यहाँ तो 2 का तुक्का मारते हैं या 3 का। नॉर्मली बच्चा 2 का मारता है, क्योंकि NO को क्या मान के चलता है वो। और एक बार तो ये भी आया हुआ है, द ऑक्सीडेशन स्टेट द चार्ज ऑन NO इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज NO+ होता है। ऑप्शन होगी NO का चार्ज +1 है, 0 है, -1 है, कुछ भी और डाल देंगे, तो आंसर इज +1। तो ध्यान क्या रखना है, पहले फॉर्मूला रटो, क्योंकि डायरेक्ट भी आ सकता है। दूसरा, NO का चार्ज कितना है? NO+, नाइट्रोसोनियम है। तीसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट, और चौथा नाम मैं बोलूंगा, लिखेंगे आप घर जाके खुद, इसका नाम हो जाएगा पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम EM बोलते हैं पॉजिटिव लिगेंड के पीछे। पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1, रोमन में 1 सल्फेट। क्लियर है मेरे बच्चों? हो जाएगा? चलो, तो इसको आप याद करो। दूसरी चीज, आपको ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मैंने इनकी नेमिंग शायद अपने CBSE के लेक्चर में कराई हुई है ना, तो यहां नहीं कराऊंगा। तो यहां पे एक एग्जांपल याद करा देता हूं। जैसे -6 है, 0 है, तो टोटल नेगेटिव इज -6। -6 में 3 इसको बांट दो, 3 इसको बांट दो, तो नाम हो जाएगा हेक्सासाइनाइडो कोबाल्ट 3 हेक्सा एक्वा फेरेट 3। तो दोनों को 3 बांट दो। ऐसे सिखाया मैंने उसके अंदर। पर कभी कभी ऐसा भी आएगा, अब इसमें अगर आपको आता है तो आपने ध्यान क्या देना है, माइनस वाला 5 है, वाटर और अमोनिया 0 है। -5 को उल्टा करोगे +5, +5 को 2.5 मत बांटने बैठ जाना। +5 में कोबाल्ट को दे देना +3 और आयरन है ये, कोबाल्ट को दे देना +3 और आयरन को दे देना +2, ऐसे बांट देना, क्योंकि कोबाल्ट इज मोर स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उसका T2G ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है। क्रोमियम इज मोर स्टेबल इन +3, क्योंकि उसमें उसका T2G हाफ फिल्ड होता है। तो उसके बेसिस पे नेमिंग हो जाएगी एक्वा पेंटासाइनाइडो आयरन 2 हेक्साएमीन कोबाल्टेट 3। ठीक है ना? ये तो 8 कब लगाना है वो नेमिंग में सिखा रखा है। अब जैसे ये आ गया Mn OH5 CO क्रोमियम अमोनिया 6। अब देखो जरा, इसमें OH -5 है, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो -5 को उल्टा करोगे +5 आता है। +5 को बांटोगे तो 2.5 तो बांट ही नहीं सकते, तो अब क्रोमियम को कोशिश करो 3 दे दो
और मैंगनीज को, क्योंकि Mn+2 में D5 होता है हाफ फील्ड, और क्रोमियम +3 में T2G हाफ फील्ड होता है, तो दोनों को स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देके नाम कर देंगे। पेंटा नहीं, HIC है तो पहले कार्बोनाइल आएगा, कार्बोनाइल पेंटा हाइड्रोक्साइडो मैंगनीज 2 हेक्साएमीन क्रोमेट 3, क्रोमेट 3। नेमिंग समझ में आ गई कैसे संभालनी है इसकी। पर ये भी मैं आपको कहूँगा रटो, ये भी मैं कहूँगा रटो, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन 2024 में आया और इसको घुमा फिरा के न जाने कितनी बार जेईई नीट ने पूछा है। तो पहले तो इसको रटो, और मैं आपको कई महीनों से पढ़ा रहा हूँ और कई महीनों से एक ही बात बोलता हूँ, जो जो छोटी छोटी बातें रटने वाली आती हैं उनकी लिस्ट अलग बनी होनी चाहिए, कि पेपर से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आप उसको खोलो, उसको रटो, क्योंकि वही चीज़ें आपके एग्जाम में आ गई, आपको याद ही नहीं होंगी, और उसको कुछ कुछ महीनों में, कुछ कुछ हफ्तों में याद भी करते रहो, ठीक है नहीं। अब इसको रटना क्यों जरूरी है? पहली बात, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, क्या आता है? जब नाइट्रोजन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन होता है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मतलब सॉरी क्वालिटेटिव एस्टिमेशन, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव तो ड्यूमास से होता है, अभी हम करेंगे उस बैच में। जब नाइट्रोजन का क्वालिटेटिव एस्टिमेशन होता है तो हम लेसाइंस एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, उस लेसाइंस एक्सट्रैक्ट में नाइट्रोजन जो होता है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और नाइट्रोजन का कोवलेंट बॉन्ड होता है, सोडियम के साथ फ्यूज करने से वो आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम उसके अंदर फेरस सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, एक प्रूशियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। कौन से कलर का? प्रूशियन ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। सबसे पहले तो रटो, क्यों? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर द प्रूशियन ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन यूजिंग लेसाइंस एक्सट्रैक्ट। कराऊंगा वहां पे, दोबारा कराना है मैंने, वो 11th के बैच में कराना है, ठीक है। हो सकता है आपकी वो क्लास नहीं ली तो आपको याद नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं, इसको रटो। Fe4 FeCN6। अब और क्या याद करना है जो जेईई में आया, पर जेईई का क्वेश्चन तो छोड़ दो, मैं ब्रॉडर एस्पेक्ट डिस्कस कर लूंगा, सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। पहली बात, ये जो बाहर वाला आयरन है ये +3 में है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां लिखी है, तो इट इज प्रेजेंट इन +3। और अगर एक 4 को इधर लगा दूंगा तो FeCN6 चार्ज क्या हो जाएगा? तो इसको x मानो, -6 = तो बाहर वाला +3 में और अंदर वाला, ये ऑप्शन बदल देगा कि बाहर वाला आयरन 3 में, बाहर वाला आयरन 2 में, बाहर वाला आयरन 2 में, बाहर वाला 3 में, दोनों 2 में, दोनों 3 में, कंफ्यूज हो जाओगे। बाहर वाला 3 में, अंदर वाला, बाहर वाले को तो दिख ही रहा ना, ये रहा 3। नेमिंग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स भी आपको आनी चाहिए इसकी। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है तो चारों में नेमिंग में ऑक्सीडेशन स्टेट बदल के पूछ सकता है आपसे। देखो फॉर्मूला दिया हो, नेम आप ढूंढ लोगे। अगर मान लो फॉर्मूला नहीं दिया, सीधा कह देता है कि वो जो प्रूशियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में, उसका नाम क्या है, तो पहले आप रफ में क्या लिखोगे उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला रटा होना चाहिए ना। आंसर देखते हैं, इसका आंसर है आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी बाहर वाले की, फिर इसकी नेमिंग हेक्सासाइनाइडो, अंदर वाली आयरन को फेरेट बोलेंगे, और ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कितनी है 2। अंदर वाला 2 में, बाहर वाला 3 में, यानी कि बाहर वाला फेरिक है और अंदर वाला फेरस है। याद हो जाएगा पक्का? फॉर्मूला याद है तो नेमिंग अपने आप ही हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट तो डील कर ही लोगे, इंपॉर्टेंट है बच्चे, छोड़ना मत इसको। देखो होता क्या, कभी कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाए, कभी कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाए और बाहर ऐसा मेटल लिख दे जो ट्रांजिशन है या अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकता है, तो फिर हमें उसका नाम ही नहीं, हमें उसके नाम के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बतानी पड़ती है। तो मेरा अब काम मरकरी से नहीं चलेगा, मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट से चलेगा। जैसे कभी कभी यहाँ पे सोडियम होता है, तो सोडियम के ब्रैकेट में +1 नहीं लिखते क्योंकि सोडियम इज ऑलवेज प्रेजेंट इन +1। कभी कभी यहाँ मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम के ब्रैकेट में +2 नहीं लिखते क्योंकि मैग्नीशियम इज ऑलवेज प्रेजेंट इन +2। तो अगर बाहर वाला ऐसा है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, तो देयर इज नो नीड टू मेंशन द ऑक्सीडेशन स्टेट। पर अगर बाहर वाला ऐसा है, जैसे यहाँ पे देखो आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट बदल सकता है,
तो लिखनी पड़ेगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मरकुरी ब्रैकेट में 1 रोमन में, मरकुरी ब्रैकेट में 1, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 है तो मरकुरी 1 हो गया, यहाँ 1 है तो यहाँ -1 हो गया, इसको x मान लोगे, -4 इजिकल टू -1, x इजिकल टू +3। तो नाम मैं फटाफट बोल देता हूँ, मरकुरी थोड़ा सा स्पेस टेट्रा थायोसाइनेटो S कोबाल्टेट 3, इसका नाम हो गया। देखिए, और ये तो आपको पता ही अल्फाबेटिक। अब देखो, अब रूल क्या हो गया है, आप मेरी रिकॉर्डिंग देखेंगे ना जो पुरानी है, उसमें मैं लिगेंड्स को पहले नेगेटिव लिगेंड लिखता हूँ, मेटल के साथ पहले नेगेटिव लिगेंड लिखता हूँ, फिर न्यूट्रल लिखता हूँ, फिर पॉजिटिव लिखता हूँ अगर हो तो। पर अब रूल सिंपल है, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखोगे। जैसे अमोनिया और साइनाइड आ गया, तो अमोनिया और साइनाइड में अमोनिया पहले लिखा जाएगा, CN बाद में लिखा जाएगा। अमोनिया और क्लोराइडो आ गया, अमोनिया पहले लिखा जाएगा और क्लोराइडो बाद में लिखा जाएगा। फॉर्मूले में भी और नेमिंग तो होती है अल्फाबेटिकली है, पर अल्फाबेटिकली में एमीन का A देखना है, ट्राई एमीन का T नहीं देखना, डाई एमीन का D नहीं देखना, टेट्रा क्लोराइडो का T नहीं, टेट्रा क्लोराइडो का C देखना है। ये सारे नेमिंग आप कर लेना, इसको समझा रखा है। अगर NO2 आ गया तो हमें बताना पड़ेगा। अब देखो, NO को नाइट्रोसिल कह रहा है, अगर यही ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में NO आ गया तो ये क्या बन जाएगा, NO+ बन जाएगा, नाइट्रोसोनियम हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, NaCl2 PPH3 होल ट्वाइस कर दिया, तो पहले तो डाई क्लोराइडो आएगा ही आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में जो पहले लिखा उसका नाम पहले ही आना है अल्फाबेटिकली, डाई क्लोराइडो। अब ये इसका नाम है ट्राईफिनाइल फोस्फीन, तो मैं क्या करूंगा, मैं डाई नहीं बोल सकता, 20 बोलूंगा, तो 20 ब्रैकेट में ट्राईफिनाइल फोस्फीन निकिल 2 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जेई ने पता क्या किया, 25 24 चेक कर लेना क्या है, मैं भी चेक करके बता दूंगा। यहाँ Br2 कर दिया, इसको Br2 कर दिया, क्या किया उन्होंने मैं बताता हूँ, निकिल Cl को कर दिया Br2 और PPH3 को कर दिया PCH3। ऐसे CH3 भी नहीं किया, ऐसे किया, Me कर दिया और यहां पे 2 कर दिया, तो बताओ फिर इसका नाम क्या हो जाना था, डाई ब्रोमाइडो 20 ब्रैकेट के अंदर ट्राई मिथाइल फोस्फीन निकिल 2। चलिए आगे, ये वही रूल्स हैं, हमने इसके नेमिंग के केस किए हुए हैं। अभी नेमिंग आप अपने आप करना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे जेई दो चाहे नीट दो, नेमिंग एक एक क्वेश्चन करके जाना बच्चों, और जितने एक्स्ट्रा कर सकते हो उतने भी करना। और नेमिंग में जितनी मेहनत करो उससे डबल मेहनत पता कहाँ करना, डबल मेहनत कहाँ करना, नेम से फॉर्मूला बनाने पे करना। क्योंकि मान लो नेम लिख दिया और उसने कहा कौन सी आइसोमेरिज्म है, आप फंस जाओगे। आप उस नाम से स्ट्रक्चर बनाओगे तभी तो आइसोमेरिज्म पे आप जाओगे, आप उस नाम से स्ट्रक्चर बनाओगे तभी तो वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन करोगे, आप उस नेम से स्ट्रक्चर बनाओगे तभी तो CFT का क्वेश्चन करोगे। तो आप सोचो नेम से स्ट्रक्चर नहीं बना पूरा क्वेश्चन गया, तो बेवकूफ़ी मत करना। जितनी प्रैक्टिस नेमिंग की करनी है उतनी प्रैक्टिस उल्टी भी करनी है। उल्टी मतलब नाम से क्या स्ट्रक्चर। अब जैसे ये है 3 है, अब मान लो आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, वो कहेगा ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो मेटल के साथ जब 3 लिगेंड होते हैं तो फेशियल मेरिडियनल होते हैं ज्योमेट्रिकल में, तो बच्चा फटाफट आंसर दे देगा। अब जैसे ये इथेन 1,2 डाइमीन है, तो इसका नाम में डाई आ गया तो इसमें क्या बोलेंगे, ट्रिस। अब देखो 3 है ना, अब ये 3 है ना, तो 3 का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, सल्फेट तो सारी दुनिया जानती है 2+ होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल लिगेंड है, कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन से CD+3 आ गई, 99% 3 आती है, तो क्या हो जाएगा, ट्रिस ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाइमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। ट्राई सल्फेट नहीं बोलना। हाँ, अगर मान लो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ गया तो फिर आपने डाईहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट, हेक्साहाइड, डेकाहाइड्रेट सब बोलना है। अब ये नेमिंग मैंने करा दी, जैसे यहाँ पे 2 अमोनिया न्यूट्रल 2 साइनाइड है, 1 × 2 -2 -2 को बांट देगा कैसे,
+1 और +1 में, ये वाला सिल्वर है, ये वाला अर्जेंटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिल्वर होता तो अर्जेंटेट, मरकरी होता तो हर्जेंटेट, हर्जेंटेट HER, हर्जेंटेट। गोल्ड होता तो ओरेट, लेड होता तो प्लम्बेट, एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनेट, बोरोन होता तो बोरेट, मैंगनीज होता तो मैंगनेट, क्रोमियम होता तो क्रोमेट। याद होना चाहिए। तो मेरी क्या रिक्वेस्ट है आपसे, नाम से क्या बनाना आना चाहिए। नहीं आता तो जाके वीडियो देखो, सीबीएसई में करा रखी है, एक एक क्वेश्चन कराया हुआ ये वाला। अब देखो यहाँ पे देखो, क्या मरकुरी कहने से काम चल जाएगा? नहीं, क्यों? मरकुरी 1 कहना पड़ेगा। 1 नहीं लिखा तो पूरा आंसर गलत है। देखो लिखा होगा इसने भी, ये देखो मरकुरी 1, और किसी के साथ नहीं लिख रहा, पोटेशियम के साथ 1 नहीं लिख रहा, मरकुरी के साथ 1 लिख रहा है, क्योंकि मर्क्यूरस भी होता है और मर्क्यूरिक भी होता है। आइसोमेरिज्म, देखो आइसोमेरिज्म का बेसिक लेक्चर पढ़िए, मैं तो यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पे आइसोमेरिज्म में चाहे ज्योमेट्रिकल है चाहे ऑप्टिकल है, मैं यहाँ पे सीधे क्वेश्चंस कराऊंगा। पर एक क्वेश्चन है जो बड़ा फेवरेट है, बहुत बड़ा है, मैं आपको कराता हूँ। देखिए कभी कभी ऐसे करेगा वो, मेरा पर्पस ही यहाँ पे ये क्लास लेने का, जो वहाँ नहीं पढ़ा है यहाँ पढ़ा रहा हूँ। जैसे ऐसे कर देगा, मेटल के साथ ABCD लिख देगा, पर हर बार ऐसा नहीं होगा, चारों लिगेंड बदल देगा। ClBr वाटर अमोनिया, क्या खुला फोन में? अच्छा, ClBr अमोनिया वाटर, चारों लिगेंड बदल देगा और कहेगा ये चारों के चारों मोनोडेंटेट हैं। ठीक है जी, वो कहेगा इसके कितने टोटल आइसोमर्स होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पहले ज्योमेट्रिकल, अगर ये स्क्वायर प्लेनर बनाता है, कौन सी बनाता है? स्क्वायर प्लेनर। तो मेटल के अराउंड ABCD, दूसरी ऑप्शन क्या बन सकती है? मेटल के अराउंड ABCD को उल्टा कर दो, CD, समझ में आ गया? फिर एक काम करते हैं, मेटल के अराउंड AB ही क्यों, AC करते हैं, ACBD। फिर एक काम और करते हैं, ACBD को उल्टा कर दो, DB। आपको पता है इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बन सकती, बन सकते तो बना के देख लेना। इन 4 में से 2 सेम है, दिखाता हूं 2 सेम कौन से हैं। B का डायगोनल D, A का डायगोनल C, चेक करना A का डायगोनल C है किसी में? किसी में नहीं है, तो ये तो है ही है। B का डायगोनल चेक करो, B का डायगोनल C है किसी में? चेक करो कहाँ है B का डायगोनल C, तो ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, तो इसको काटा मार दो, इसको टिक कर दो। C का डायगोनल D, लग रहा है C का डायगोनल D है किसी और में, तो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है? 3। रट लो इस आंसर को, बहुत बड़ा है, जे नीट दोनों में आया। तो अगर मेटल के साथ 4 डिफरेंट लिगेंड्स हो, स्क्वायर प्लेनर बनाता हो, तो हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स विल बी फॉर्म्ड? 3। रट लो भैया, 3 होते हैं। समझ आ गया? ये क्वेश्चन जे में भी आया, पर 2024 में जे ने क्या चालाकी करी, आओ देखते हैं। जे ने सेम क्वेश्चन दिया, MABCD, लिगेंड बदल दिए होंगे, मुझको लिगेंड याद नहीं है। कह रहा हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड आर पॉसिबल। बच्चों ने सीधा क्या लगा दिया? 3। आंसर गलत था। उन्होंने पूछा था हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड आर पॉसिबल इफ दिस मेटल फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये लाइन किसी ने देखी नहीं, मैंने यहाँ पे साफ लिखा है, अगर ये मेटल स्क्वायर प्लेनर बनाएगा तब जाके 3 बनेंगे। उसने क्या कह दिया? इफ दिस मेटल फॉर्म्स, आंसर 0। पता है क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल में सारे एंगल कितने होते हैं? 109 डिग्री 28। अब बदल लो, जिसको मर्जी बदल लो, सारे एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे होते हैं, कोई सिस नहीं, कोई ट्रांस नहीं। तो ऑप्शन क्या थी? 1 2 3 0, तो आंसर वाज 0। तो भैया ध्यान रखना, जल्दबाजी में नहीं। अगर मेटल 4 लिगेंड हैं, अलग अलग हैं, तो फिर आंसर क्या है? 3 स्क्वायर प्लेनर में। अगर टेट्राहेड्रल है तो फिर आंसर क्या है? 0। एक और क्वेश्चन है, ये बहुत आ रहा है, दिखाता हूं। जैसे ये है कोबाल्ट अमोनिया 2, ये बहुत आ रहा है आजकल, पता नहीं क्या हो गया। चलो देखते हैं। क्या ये कॉम्प्लेक्स है
और एक बार तो क्या था, इसका नाम दिया हुआ था, नाम के बाद सवाल था, तो नाम से पहले क्या बनाओगे इसका, तो बनाना पड़ेगा भैया, हर चीज़ थाली में परोस के तो देगा नहीं। और आपको पता है कोऑर्डिनेशन के 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, रोक ही नहीं सकते हैं। तो आपको नाम से पहले फॉर्मूला बनवा देगा, बना दिया, ठीक है। फिर वो पूछेगा भैया इसके कितने ज्योमेट्रिकल पॉसिबल हैं, इसके कितने ऑप्टिकल पॉसिबल हैं, इसके कितने टोटल पॉसिबल हैं। तीनों क्वेश्चन हो गए, ज्योमेट्रिकल भी, ऑप्टिकल भी, टोटल भी। अब आपको मैं मान के चल रहा हूँ, आप आइसोमेरिज्म पढ़ के आए हो, मैं मान के चल रहा हूँ। अब ये जो है 2-4 का केस है, क्योंकि एक EN 2 बॉन्ड बनाता है, तो 4 और 2 टोटल हो गया 6। टोटल अगर 6 हो गया तो 6 में एक बन जाएगा सिस आइसोमर और एक बन जाएगा ट्रांस। लो जी, एक बन जाएगा ट्रांस, बना दिया बच्चे ने ट्रांस। तो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, 2। अब पूछ रहा है कि ऑप्टिकल कितने होंगे। अब आपको पता है जो ट्रांस होता है वो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करता, क्योंकि उसकी मिरर में सुपर इम्पोज कर जाती है। बचा कौन, सिस की मिरर इमेज बनेगी। अब अपने आप बना लेना, उल्टा ही तो करना है, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है, ये कर लेना आप। तो हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, बोलो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे इसके। ऑप्टिकल आइसोमर्स मेरी बच्ची 2, एक ये है एक ये है, एक डेक्स्ट्रो होगा, क्लीव होगा, लीव होगा, डेक्स्ट्रो होगा। तो इसके 2 तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, टोटल बच्चा 4 कर देता है। टोटल बच्चा क्या कर देता है, 4 कर देता है। अरे आया हुआ जेई में आया, नीट में आया हुआ, आंसर इज 3। टोटल तो 3 ही है, टोटल कितने हैं, टोटल तो 3 है, 1 2 3। इसमें से ये 2 कौन से हैं, ज्योमेट्रिकल, और ये 2 कौन से हैं, ऑप्टिकल। टोटल तो 3 ही हुए, 4 कहां से हो गए। तो ऐसे लिखेगा, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड टोटल आइसोमर रिस्पेक्टिवली आर, ऐसे करेगा 2 2 4। बच्चा सीधा 2 2 4 कहेगा। जिसने 2 ज्योमेट्रिकल निकाल लिए, जिसने 2 ऑप्टिकल निकाल दिए, वो ऐड करके क्या करेगा, 4 ही करेगा जो ओरली करेगा। पर टोटल कितने हैं मेरे बच्चों, 3 है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, कर लोगे इस क्वेश्चन को भी। और कभी ऐसा केस आए ना CO के साथ 3 EN, भाई साहब ये तो ऑप्टिकल करेगा ही करेगा, सोचना भी मत। क्यों, क्योंकि 3 EN को अरेंज कर लो, वो मिरर इमेज सुपर इम्पोज करेगी ही नहीं। तो ऑप्टिकल आइसोमर तो है ही है, इसकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो है ही है भाई। कोई सिस ट्रांस नहीं करेगा, वो अलग बात है, ठीक है। अब बताओ, मेटल के साथ X2L2 दोनों यूनिडेंटेट हैं, दोनों यूनिडेंटेट हैं। तो यहां ये स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, यहां ये टेट्राहेड्रल हो सकता है। अगर ये टेट्राहेड्रल हुआ, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर ये स्क्वायर प्लेनर हुआ तो एक बनेगा सिस, एक बनेगा ट्रांस, ठीक है। पर अगर X2L2 में एक मोनोडेंटेट है, एक बाइडेंटेट है, जो अभी कराया, तो 2 4 6 बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन जाएगा। तो क्या करोगे आप, तो उसमें सिस ट्रांस भी होगा, तो सिस वाला ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ट्रांस वाला इनएक्टिव होगा। तो टोटल आइसोमर 3 हो जाएंगे, 2 ऑप्टिकल हो जाएंगे, 2 ज्योमेट्रिकल हो जाएंगे। बी केयरफुल, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म मैं उम्मीद करूंगा आप अच्छे से पढ़ के आएंगे। इस साल 2025 में पता क्या क्वेश्चन आया, 2025 में ये क्वेश्चन आया कि भैया ये कॉम्प्लेक्स है CO 5 अमोनिया 1 Cl और 1 सल्फेट। इसका एक कंपाउंड बेरियम सल्फेट के साथ प्रेसिपिटेट देता है। इसका एक कंपाउंड किसके साथ प्रेसिपिटेट देता है, बेरियम सल्फेट के साथ प्रेसिपिटेट देता है। और एक कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट के साथ एक कंपाउंड बेरियम क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट देता है और एक कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट के साथ। जो कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट देगा उसका Cl बाहर होगा, बाकी सब अंदर। और जो बेरियम क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट देगा, यानी कि बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होगा,
तो वाइट प्रेसिपिटेट होता तो उसका सल्फेट बाहर होगा। ये जेई 2025 का क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स बना लोगे तो उसे पूछा था कॉम्प्लेक्स कौन सा रिस्पेक्टिवली। तो जिसका Cl बाहर है वो किसके साथ प्रेसिपिटेट बना रहा है? बेरियम सल्फेट के, नहीं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, क्योंकि Cl बाहर है AgCl बन जाएगा। और जिसका सल्फेट बाहर है वो बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है। तो बी केयरफुल, क्वेश्चन आया हुआ। और पूछा था कौन सी आइसोमरिज्म शो करेंगे? आंसर इज आयनाइजेशन, क्योंकि वो आयनाइज हो रहा है क्लोराइड में, ये आयनाइज हो रहा है सल्फेट में। लॉजिक क्लियर हो गया? बोलिए। अब 3,3 लिगेंड का केस आ गया तो कौन सी आइसोमरिज्म हो जाएगी? फेशियल और मेरिडियनल। कई बार पहचानना आ जाता है कि पहचानू क्या है ये। उसके लिए बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया हुआ है, सीबीएसई के बैच में भी बताया हुआ है। अगर तीनों एक साथ आए और तीनों एक साथ आए वो कंफर्म्ड फेशियल है। और निशानी होती है ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, मतलब फेशियल में तीनों एक जैसे 90 डिग्री पर, तीनों एक जैसे 90 डिग्री पर होते हैं। और मेरिडियनल में 180 को काटने वाला 90 होता है, 180 को काटने वाला 90 होता है। समझ में आ गया जी? फेशियल मेरिडियनल को निशानी कैसे होती है। ये देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। वही चीज पूछी है ना जेई ने इस साल 2025 में, वही MABCD कर दिया और कह रहा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बताओ कितने ज्योमेट्रिकल? 0 है। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल में ऑल एंगल्स आर 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट स्क्वायर प्लेनर में हाँ 180 भी होते हैं और 90 डिग्री भी होते हैं, इसलिए उसे इस तरह शो कर जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चे एक छोटी छोटी बातें जो एनसीईआरटी में लिखी है उनको जरूर अच्छे से करो। ऑप्टिकल आप नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ के आना, डेक्स्ट्रो लीवो, लीवो डेक्स्ट्रो, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लिंकेज आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म की निशानी क्या होगी जल्दी बताओ? एम्बी डेंटेट लिगेंड आ गया तो लिंकेज आइसोमरिज्म शो हो जाएगा। NO2 आ गया, SCN आ गया, CN आ गया, सब कौन सी आइसोमरिज्म शो कर जाते हैं? लिंकेज। तो बस रिवाइज करा रहा हूँ, बाकी तो आप अगली क्लास में पढ़ के आ ही रहे हो। लिंकेज की निशानी हो गई एम्बी डेंटेट, जैसे SCN है, NCS है, NO2 है, तो सब लिंकेज आइसोमरिज्म शो करते हैं। देखो ना जैसे लिखा हुआ है कि जो NO2 जो था, NO2 है तो रेड वाला है, ONO है तो येलो हो गया। तो इस कॉम्प्लेक्स में NO2 को ONO कर दो तो क्या क्या चेंज हो जाएगा भाई साहब? सब चेंज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से लेकर कलर तक सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि लिगेंड बदल जाएगा। लिगेंड बदलते ही स्प्लिटिंग बदल जाएगी। स्प्लिटिंग मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद आ गई कि स्प्लिटिंग बदलते ही डेल्टा ई बदल जाएगा, डेल्टा ई बदलते लैम्डा बदल जाएगा, लैम्डा बदलते रंग बदल जाएगा। तो NO2 है तो रंग क्या है? रेड। ONO आ गया तो कलर क्या हो गया? ये सबसे पहली बार किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? जॉर्जसन। याद कर लेना साइंटिस्ट का नाम, जॉर्जसन, जो सबसे पहली बार किसको डिस्कवर कर रहा था? लिंकेज आइसोमरिज्म की बात उसने देखी थी। नाम नहीं आते पर कोई भरोसा नहीं, हमने तो एक एक लाइन को पढ़ना है। जो दोनों एक साथ बनाएंगे तो कौन सी आइसोमरिज्म कर देंगे? कोऑर्डिनेशन। और अगर एक आनायन अंदर बाहर कर दोगे तो कौन सी आइसोमरिज्म हो जाएगी? आयनाइजेशन। तो रिवाइज अगली क्लास में करके आना। सॉल्वेट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बदल जाएगी तो सॉल्वेट आइसोमरिज्म हो जाती है। और एक बार तो आप फिर हैरान होंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, कलर भी आया हुआ है, इसका कलर बताओ, उसका कलर बताओ। पर कलर वो वाले कर लेने जो वर्नर थ्योरी वाले थे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्नर थ्योरी में जो सबसे पहले पेज पे जो लास्ट क्लास में कराए थे कलर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्लास में इसे आगे बढ़ाएंगे। बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।